वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। आप सभी का नेटवर्क 10 की खास कार्यक्रम में स्वागत है। बिहार में दिवाली से पहले ही चुनाव प्रचार तेज हो गया है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी करने के साथ ही बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री उतार दिया है। वार पलटवार के इस दौर में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव युवाओं को नौकरी देने की बात कह रहे हैं। इतना जरूर है कि सीट शेयरिंग के मामले में एनडीए ने बढ़त हासिल कर ली है। महागठबंधन को जल्द सीट शेयरिंग के असमंजस से बाहर निकलना होगा। रैलियों का दौर दिवाली के बाद शुरू कर दिया जाएगा। आज हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ कुंदन कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है आपका। मनोज कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुशील वकील हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुंदन कुमार जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। बिहार में जाहिर सी बात है कि चुनाव प्रचार को लेकर तैयारियां तो की ही जा रही हैं, चाहे वो महागठबंधन की ओर से हो या एनडीए की ओर से हो। लेकिन अगर बिहार में देखा जाए तो जो लिस्ट बीजेपी की ओर से तैयार की गई है स्टार प्रचारकों की, आप उसे किस तरीके से देख रहे हैं? और क्योंकि इसमें सीएम रेखा गुप्ता का नाम भी, अगर इस लिस्ट की बात करें हम, तो सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भी इसमें शामिल है, मोहन यादव का नाम भी इसमें शामिल है। तो क्या लग रहा है आपको कि ये किस तरीके से अपना रोल निभाएंगे बिहार विधानसभा चुनाव में? पर स्टार प्रचारक की जो लिस्ट जारी की गई है उसको लेकर अगर आप देखिए तो जितने भी भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम जरूर है। और यहाँ तक कि नामांकन कार्यक्रम जो यहाँ पर चल रहा है, लगातार चला था पहले चरण में, चाहे वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, उनके साथ साथ कई केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आए थे और इन लोगों ने शुरुआत कर दिया है चुनाव प्रचार का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी 2 दिनों से लगातार सभा कर रहे हैं। कल भी जगदीशपुर में उन्होंने सभा किया था। और एनडीए अगर कहिए तो प्रचार में अभी आगे है। पहले भी अगर हम कहें तो एनडीए सोशल मीडिया के जरिए लगातार प्रचार कर रहा था और इसमें दिख गया। महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग नहीं होने के कारण अगर हम कहें तो कई छोटे दल नाराज है। अभी भी वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी को क्लियर नहीं हुआ है कि कहां से वो लड़ेंगे। सीपीआई के एक उम्मीदवार का टिकट तक वापस कर लिया गया, सिंबल तक वापस कर लिया गया और अभी तक भी पत्ता तेजस्वी यादव नहीं खोले। तो कई तरह की बातें महागठबंधन में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो अब एनडीए के नेता प्रचार में जुट गए हैं। एनडीए के बड़े नेता लगातार, आप कहिए ना कि यहाँ रामकृपाल जी दानापुर में जब नामांकन किए तो यहाँ आदित्यनाथ योगी पहुंच गए थे। वैसे ही अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं शाह यहाँ पहुंच रहे हैं। मोहन यादव का तो लगातार दौरा हो रहा है, देखिए पूरा कि मोहन यादव पूरे लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं और उम्मीदवारों को नामांकन भी करवा रहे हैं। तो बीजेपी ने जो पॉलिसी बनाई है, जदयू की भी यही लगभग पॉलिसी है। जितने भी नेता उनका नामांकन कर रहे हैं उनके साथ केंद्रीय मंत्री जरूर रहते हैं। उसके अलावा अन्य प्रदेश के मंत्री या मुख्यमंत्री वहां जाते हैं और उन्हें नामांकन करवाते हैं और उसके बाद जनसभा वो लोग वहां पर करते हैं। एक तरह से देखिए, अमित शाह पटना में थे और आज भी चिराग पासवान से उन्होंने मुलाकात की है। अमित शाह समझिए पूरी तरह से यहाँ चुनावी मूड में आ गए हैं। यहाँ पर जितना भी एनडीए गठबंधन के अंदर जो नेता रूठे हुए थे, जिनको सीट शेयरिंग पर आपत्ति थी, अमित शाह खुद अपने दरबार में उनको बुलाए, उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी, उनसे उन्होंने बात की है। चिराग पासवान को भी उन्होंने बुलाया पटना के होटल मौर्या में और वहां पर उनसे बातचीत किया है। तो निश्चित तौर पर एनडीए गठबंधन को जिस तरह से पहले से लगातार एनडीए गठबंधन कह रहा था कि सीट शेयरिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा, वो प्रॉब्लम वहां नहीं दिख रहा है और अब वो लोग कमर कस लिए हैं। चुनाव प्रचार हो रहा है, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या उनके साथ रहने वाले चिराग पासवान हो या बीजेपी जदयू, 5 जो दल है, ये लोग लगातार अब चुनाव प्रचार शुरू कर दिए हैं। महागठबंधन में जो स्थिति है उसमें आप देख लीजिए, सीपीआई माले हो या सीपीआई जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, वो अच्छे खासे नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस के तो एक जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम ने एक ट्वीट भी कर दिया कि दलित हैं और इसीलिए हमें परेशान किया जा रहा है, क्योंकि ये खबर आई कि वहां पर राष्ट्रीय जनता दल
किसी को सिंबल दे दिया है, सुरेश पासवान नाम है उनका, वो नामांकन करेंगे। तो वो एनआर कटवा लिए थे और उसके बाद घमासान मच गया राजद और कांग्रेस के बीच। तो कई ऐसे सीट है जिसमें ये लोग तो कह रहे हैं कि हम फ्रेंडली फाइट करेंगे, लेकिन मतांतर हो चुका है महागठबंधन में माधुरी, ये बात आप समझ लीजिए। अब ये एकजुट नहीं है, ये संदेश बिहार की जनता के पास चला गया है। अब देख लीजिए, तेजस्वी यादव जाते हैं लालू यादव और राबड़ी देवी के साथ जाकर के खुद नामांकन कर लेते हैं, उसके बाद 10 नंबर में वो गेट दरवाजा बंद कर लेते हैं। लगातार 3 दिनों से रस्साकसी कर रहे हैं। वीआईपी के मुकेश सहनी, सीपीआई के जो है वहां पर जो सचिव हैं वो जा रहे हैं, राम नरेश पांडे। उसके बाद अगर बात कीजिए तो कांग्रेस के लोग जा रहे हैं, सीपीआई माले के लोग जा रहे हैं, लेकिन किसी से मुलाकात सही से वो नहीं कर पा रहे हैं। उनके जो लोग हैं उनसे मुलाकात हो पाती है और कहते हैं कि देखिए भाई साहब, सब निर्णय लेंगे, सही समय पर लेंगे। जी जी। लेकिन जो स्थिति अभी बना हुआ है माधुरी, इसको देखकर एकदम साफ कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, लेकिन अपने कर्तव्य का निर्वहन वो नहीं कर रहे हैं माधुरी। यानी कि महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन की कमी पाई जा रही है और इसी वजह से जो पेच फंसा हुआ है वो सुलझ नहीं पा रहा है। मनोज कुमार जी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बिहार में इस समय क्या स्थिति बनी हुई है आप बेहतर जानते हैं, लेकिन अगर हम महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में जो सीटों को लेकर खींचतान चल रही है उसका फायदा एनडीए को कितना मिलता हुआ नजर आएगा? आपने सही बताया कि महागठबंधन हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, एनडीए का भी जो गठबंधन हुआ है वो भी, उसमें भी जो है डिफरेंसेस जो है बहुत देखा गया है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइंटली होना चाहिए एनडीए का, वो भी नहीं हुआ। तो चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, दोनों में डिफरेंसेस जो है देखा जा रहा है। हालांकि अब तक का जो फर्स्ट फेज का जो अभी तक नॉमिनेशन हुआ है उसमें 121 सीट पे जो है 119 कैंडिडेट्स जो महागठबंधन के थे। लगभग 8 सीट ऐसे हैं जहां पे कांग्रेस सीपीआई हो चाहे कांग्रेस आरजेडी हो, यहाँ पे 2 कैंडिडेट जो है खड़ा हुआ है। तो अभी तो 8 ही है। अब आने वाले समय में ये भी देखा जाएगा कि जो रिमेनिंग सीट है 122, उस पे जो है कितना बागी जो है इस बार खड़ा होता है, तो पता चलेगा उस समय। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्वाभाविक है कि जहाँ पे महागठबंधन हो वहाँ पे अगर 2 कैंडिडेट होगा तो स्वाभाविक है कि एनडीए को फायदा होगा ही। वहीं अगर जहाँ पे एनडीए के भी कुछ जगह पे कैंडिडेट 2 अगर खड़े होंगे तो वहाँ पे जो है महागठबंधन को फायदा होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जब तक पूरा नॉमिनेशन खत्म ना हो जाए और जब तक विड्रावल ऑफ नॉमिनेशन का डेट वो खत्म नहीं हो जाए, तब तक जो है ये सब स्थिति बना रहेगा। और जहाँ तक जिस तरह से राहुल गांधी ने जो है एक अभियान वहाँ बिहार में चलाया था 15 दिन का, और एक मोमेंटम दे दिया था कांग्रेस को कि कांग्रेस को लोग जो है चाहने लगे और कांग्रेस की ओर लोग आकर्षित होने लगे। लेकिन वहीं पे जो है एक लीडरशिप क्राइसिस भी कहा जा सकता है कि आप जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे हैं या आप अनाउंसमेंट नहीं कर पा रहे हैं कि महागठबंधन में जो है कौन सा पार्टी कितना सीट पे इलेक्शन मेन लड़ेगा। चीज तो यही है ना मनोज कुमार जी कि वहां पर कांग्रेस की सक्रियता कितनी वहां पर देखी जा रही है। कांग्रेस की इतनी सक्रियता नहीं देखी जा रही है और इस बात से हम पीछे नहीं रह सकते हैं। सुशील वकील जी से मेरा सवाल रहेगा, इस बात से हम पीछे नहीं रह सकते हैं कि वहां पर जिसका वर्चस्व मजबूत है वो आरजेडी या जेडीयू, ये 2 पार्टियां हैं। उसके बाद शायद बीजेपी का अब धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। कांग्रेस को भी बहुत समय लगेगा और ये बात कांग्रेस भली भांति जानती है। खैर, महागठबंधन को लेकर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन जो स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट यहां पर जारी की गई है सुशील वकील जी, उसमें मुख्यमंत्रियों के भी नाम शामिल हैं और प्रदेशों के, और केंद्रीय मंत्री भी उस लिस्ट में शामिल हैं। मतलब ऐसे लग रहा है कि बीजेपी ने अपनी पूरी टीम उतार दी है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी जीते। जी, सबसे पहले मेरे आपको, आपके सारे दर्शकों को और मेरे जो है सह कोलीग्स है यहाँ पर, वो सबको दिवाली की शुभकामनाएं हैं जी। रहा सवाल आपका,
देखिए, ये जो बीजेपी का ये पहला इलेक्शन नहीं है। जिस जिस राज्य में बीजेपी के इलेक्शंस होते हैं, बीजेपी पूरे जोर शोर से वो इलेक्शन में काम करते हैं। और जितने भी इनके मुख्यमंत्री है, जो जो इनके स्टार प्रचारक है, जो इनके या स्टार्स वगैरह जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, सबको मैदान में उतारते हैं। वही चीज़ अब बिहार में भी रिपीट हो रहा है। आप देख लीजिए, अभी अमित शाह जी बिहार में कैंप लगा के बैठे हैं। उनके या इनके अंडर सारी जो नीतियां बन रही है, वो अमित शाह जी के इशारों पर बन रही है, और उनके जो है या वहाँ पर जो वो काम कर रहे हैं उन पे हो रहा है। सवाल ये चीज़ है, देख लीजिए, जैसे पहले देखा गया था कि अपना यह राहुल गांधी जी, वो तेजस्वी जी कभी गाड़ी में इकट्ठे बैठते थे, कभी मोटरसाइकिल पे इकट्ठे घूमते थे। वो गया कहाँ ना। आजकल राहुल जी या तेजस्वी से बात करते, ना तेजस्वी जी राहुल गांधी जी से, ना कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ना कोई रैली की। आप देख लीजिए, बीजेपी वालों ने, एनडीए वालों ने सारी रैलियां वगैरह हर साइड से शुरू की। नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री ने मोदी जी भी परसों वहाँ गए थे। अमित शाह जी भी रोज भाषण दे रहे हैं या पब्लिक एड्रेसेस कर रहे हैं। ऐसे जो इनके बड़े बड़े नेता वो जा रहे हैं। और इनका जो यह सिद्धार्थ कंपनी जैसे आदित्यनाथ जी, योगी जी है, और बाकी बड़े बड़े जो जिनका प्रभाव पड़ता है लोगों पे, वो सारे जा रहे हैं देश में, बिहार में। उसके मुताबिक मेरे को नहीं लग रहा कि अभी जो है खाली तेजस्वी जी का जो सामने आ रहा है, और उसके बाद प्रशांत किशोर जी का जी आ रहा है, वो एक्टिव है। बाकी कांग्रेस का नाम निशान ही नहीं है। नो, उनका कोई अभी तक, हालांकि उन्हें 48 कैंडिडेटों का लिस्ट दे दिया, लेकिन अभी तक उन ज्वाइंटली ये नहीं पाया कि लेकिन कर जैसा पाए कि कि मनोज कुमार जी फैसला ने कि बोला, क्या सुशील करना है। वकील जी, जैसे कि मनोज कुमार जी ने बोला कि कांग्रेस का भी ये मानना है कि वहां की जो जनता है वो आकर्षित हो रही है अब कांग्रेस की तरफ, जो झुकाव है वो कांग्रेस की तरफ भी आ रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कांग्रेस का अगर वहां पर ऐसा ये होता है, असर होता है, तो फिर कांग्रेस के जो नेता है वो सारे पहुंच गए होते हैं। इतना कि उनके जो है ये प्रधान नेता है, वो इस टाइम फॉरेन कंट्री में घूम रहा है। अभी यहाँ इलेक्शन सर पे आ रहे हैं, क्योंकि एक दो हफ्ते रह गए, तो कांग्रेस के नेता कहाँ पर है अभी? और उनका स्टार प्रचारक कौन है? या तो खड़गे जी वो मेहनत करते हैं, नहीं तो राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी। और उनका कौन सा स्टार प्रचारक रहा है इस टाइम? इसलिए जो कांग्रेस के लिए बिहार में इस टाइम यह इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल है। वो तो एक महागठबंधन के एक साथी के तौर पे लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का प्रभाव बहुत कम है वहाँ पर। और कांग्रेस को कुछ सीटें अगर मिल भी गई, बड़ी मुश्किल से मिल जाएगी। अदरवाइज जो ये कंपटीशन है, राष्ट्रीय जनता दल है, उसके बाद जेडीयू है, और बीजेपी का है। कि बीजेपी का प्लस पॉइंट ये चीज़ है, जो बिहार में डेवलपमेंट होगी, जो पिछली बार मोदी जी ने पिछले 1-2 सालों में वहाँ प्रोजेक्ट वगैरह शुरू कर दिए, फैक्ट्रीज वगैरह कुछ शुरू कर दिया, रेल फैक्ट्री वगैरह लग रहे हैं, बाकी चीज़ लग रहे हैं। और नीतीश जी के अंडर भी जो बिहार में थोड़ी डेवलपमेंट हो गई, थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर पे फर्क पड़ा, सड़कें बनी, नई नई इमारतें बनी, वो बीजेपी के प्लस पॉइंट है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का जो इस बार बिहार में पला होगा, वो भारी है थोड़ा रहेगा। और इसीलिए अमित शाह जी को जब पूछा गया कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन रहे, फेस कौन रहेगा इस बार, गाड़ी का ले दो हाँ, बाकी नेताओं से पूछते हैं, उन्होंने ये क्लियर नहीं कराया कि नीतीश जी, उन्होंने कहा ये जो एमएलए है वो फैसला करेंगे। ये दिखा रहा है कि बीजेपी को भी लग रहा है इस बार शायद उनका पला भारी मत हो जाएगा, तो उनका मुख्यमंत्री फेस भी हो सकता है। लेकिन सुशील वकील जी, बावजूद इसके कि कांग्रेस वहां पर अभी कांग्रेस के पैर जमे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जमे हुए हैं, और जाहिर सी बात है जब जनता वोट देने जाएगी तो मुझे लगता है कि शायद जेडीयू, आरजेडी या फिर बीजेपी कहें तो इन सब ऑप्शंस को तलाशेगी। लेकिन इसके बाद भी महागठबंधन में जो पार्टियां शामिल हैं, वो चाहे हम वीआईपी बात कर लें मुकेश साहनी की, या फिर हम बात कर लें कांग्रेस की या आरजेडी की, तो कांग्रेस और वीआईपी अच्छी तरीके से जानती है। बावजूद इसके जो मामला है वो सुलझ नहीं पा रहा है। अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर कहां अटका हुआ है मामला, अभी तक तो क्लियर हो जाना चाहिए था। और जनता के मन में ये चीज जाएगी ना कि वो अपनी पार्टी को लेकर, अपने गठबंधन को लेकर क्लियर नहीं है कि हमें किस तरीके से मिलकर आगे बढ़ना है, जनता के विकास को लेकर कैसे क्लियर होंगे?
देखिए, पहले ये चीज ये दिख रहा है, जैसे कि अभी तक इनका शेयरिंग नहीं हुआ, कैंडिडेट अच्छी तरह सिलेक्ट नहीं हो गए। ऐसा लग रहा है कि बिहार सब कुछ में ठीक है। 50% महागठबंधन पहले ही जो लॉस्ट हो चुका है। क्योंकि लोग भी ये देखते हैं कि जिनके पास कैंडिडेट नहीं हो अच्छे हो, जो कैंडिडेट को तलाश नहीं रहे, जिनका सीट या आपस में शेयरिंग नहीं हो रहा है, वो क्या चीज़ करेंगे। आप देखिए, जब जम्मू कश्मीर के इलेक्शन हो गए, कश्मीर में और जम्मू में दोनों जगह राहुल गांधी जी और या उमर अब्दुल्ला इकट्ठे लड़ रहे थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद उमर अब्दुल्ला ने शुरू कर दी बगावत राहुल गांधी के खिलाफ, इलेक्शन के दौरान ही। क्योंकि उनको एक बड़ा यह था कि राहुल गांधी जब कश्मीर में कैंपेनिंग करने नहीं आ रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उसको किस बात पे सपोर्ट करेंगे आउट ऑफ या ब्लाइंडनेस। वही चीज़ हो रहा है बिहार में भी। अगर तेजस्वी यादव जी या मुकेश सहनी जी वो मेहनत कर रहे हैं, फिर राहुल गांधी जी वहाँ के अभी पहुँचे भी नहीं, ना वहाँ कुछ स्टार्ट किया उन्होंने, वो किस चीज़ पे राहुल गांधी जी का साथ देंगे, उनका पूरी इनकी सीट मैं शेयरिंग में बताता ज़्यादा वो ये दे देंगे। और यहाँ तक कि अभी 7 सीट जो हूँ। अभी 10 मिनट पहले और। चरण में डिक्लेयर हो गई, उसमें भी 7 सीट्स ऐसी है जिसमें फ्रेंडली कंटेस्ट हो बस। रहा है। दैट मीन्स पहले जहाँ 7 सीटों पे ये चीज़ हो गया शुरू, के लगता है कि बगावत शुरू होगी। क्योंकि आरजेडी ने कल भी कुछ जो कैंडिडेट जो है, एक दो कैंडिडेट जहाँ पर यह कांग्रेस का कैंडिडेट पहले था, वहाँ पर भी अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं। वो भी लग रहा है कि वो सेफर साइड से चल रहे हैं कि पता नहीं कांग्रेस का भविष्य का हो, कम से कम हमारी अपनी सीटें बढ़े। लेकिन ऐसा चीज़ है कि इस बार जो बिहार का रुझाव आ रहे हैं, ये जो वहाँ की असेसमेंट आ रही है, ये पोलिंग ये हो रही है वगैरह, ये उसका जो है अनुमान लगाया जा रहा है, लगता है कि इस बार बिहार में एनडीए फिर दोबारा से सरकार बनाएगी। अब ये बिल्कुल मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो तो भी रहस्यमय है, लेकिन बिहार में इस बार एनडीए फिर बनाएगी। बिल्कुल बिल्कुल देखना होगा, क्योंकि कोशिशें तो लगातार जारी है पूरे दमखम के साथ। कुंदन कुमार जी, इस बार एनडीए की ओर से कोशिश की जा रही है कि जनता का रुख उनकी तरफ आए, और बीजेपी की तरफ से जो कोशिशें हैं वो बहुत ज्यादा तेज नजर आ रही हैं। जिस तरीके से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है, कुंदन कुमार जी, स्टार प्रचारकों की लिस्ट के हिसाब से हम देखें तो जाहिर सी बात है बीजेपी वोटरों को लुभाने की कोशिश अपनी तरफ करेगी। हाँ, मैं एनडीए की बात नहीं कर रही हूं, सिर्फ बीजेपी की बात कर रही हूं। क्या लगता है आपको कि बीजेपी की ये कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर आए और मुख्यमंत्री अपना बनाए? देखिए माधुरी जी, हम बिहार में जो राजनीति है वो एक तरफा राजनीति है, आप समझ लीजिए। 90 के दशक में जब लालू जी की सरकार गिरी थी, कांग्रेस ने उस सरकार को बचाया था। और 90 के दशक के बाद कांग्रेस लगातार लालू जी का पिछलग्गू रहा है। आप इस बात को समझिए, अभी भी कांग्रेस कुछ भी कर लेगा, लालू यादव का सीधा विरोध नहीं कर सकता। कांग्रेस में भले ही राहुल गांधी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, एकदम साफ है कि कांग्रेस को पिछलग्गू रह के ही कुछ सीट बिहार में मिल सकता है। कांग्रेस अगर राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन तोड़ेगा, जो 19 सीट उसे मिला है पिछले विधानसभा क्षेत्र में, हमको नहीं लग रहा है कि उसे 5 सीट भी मिल पाएगा। एकदम क्लियर कट बोल रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का यहाँ पर वोटर है, एमओआई समीकरण में अभी भी पकड़ है, उसमें कहीं भी दो मत नहीं है। भले ही एमओआई समीकरण के अलावा ओबीसी वोटर अगर राजद को वोट नहीं करते हैं, कई सीट में राजद के उम्मीदवार हार जाते हैं। अब देख लीजिए, पिछले चुनाव में मात्र 12,500 वोट से जो महागठबंधन है वो सरकार नहीं बना पाया। तो भले ही तेजस्वी यादव सीट शेयरिंग में इस बार बहुत कुछ गड़बड़ किए हैं, लेकिन सबक उन्होंने सिखाया है। मुकेश सहनी जैसे नेताओं को सबक सिखाने का काम तेजस्वी यादव ने किया है, और कांग्रेस को भी सबक सिखाया है इस बार। आप इस बात को समझिए, भले वो सरकार में नहीं आए, तेजस्वी यादव जितने भी चहेते उनके नेता थे, उसको उन्होंने रातों रात सिंबल बांटा है, सभी को मैदान में उतार दिया है, और उसके बाद टीआरपी को भी 10 नंबर में उन्होंने एंट्री नहीं दिया। तेजस्वी यादव कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी 10 नंबर में एंट्री नहीं दिया। यहाँ तक भी वाम दल के जो बड़े नेता थे, तेजस्वी यादव के घर के अंदर नहीं प्रवेश कर पाए।
तो एक तरह से तेजस्वी यादव ने एक रणनीति बनाई है। उस रणनीति में अगर वो सक्सेस होंगे तो अकेला तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार का। ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि जो स्थिति अभी है, चाहे कांग्रेस हो या सीपीआई एमएल हो या सीपीआई हो, या आप अगर बात कीजिए पारस की पार्टी को तो उन्होंने आउट भी कर दिया, सभी ने तेजस्वी यादव को समय पर धोखा दिया और उसका अगर आप कहिए तो परिणाम तेजस्वी यादव ने दिखा दिया है। तेजस्वी यादव उन लोगों को उम्मीदवार में खड़ा कर, देखिए ना, कई जगहों पर अगर सीपीआई माले ने टिकट दे दिया, तेजस्वी ने उसको वापस करवाया और वो सीधे कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, उसके खिलाफ तेजस्वी यादव ने सुरेश पासवान को वहां खड़ा कर दिया। इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव कांग्रेस से खासे नाराज है। माधुरी जी बात समझिए कि अगर तेजस्वी अकेले चुनाव लड़ेंगे बिहार में, निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा टक्कर तेजस्वी दे सकते हैं बिल्कुल एनडीए बिल्कुल कुंदन गठबंधन। कुमार जी, देखना होगा क्योंकि जाहिर सी बात है कि बिहार में पहले तस्वीरें कुछ और कह रही थी, अभी तस्वीरें कुछ और कह रही हैं। इस बार का कहीं ना कहीं ये लग रहा था शायद जनता का रुख आरजेडी की तरफ जा सकता है, लेकिन अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। मनोज कुमार जी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम हर मुद्दे को लेकर बातचीत कर रहे हैं। हमने बीजेपी के मुद्दे को लेकर बातचीत की, जिस तरीके से चुनाव प्रचार की लिस्ट जारी की गई है, लेकिन जो लिस्ट है, जो उस लिस्ट में नाम है दिग्गजों के, दिग्गज चेहरे उतारे जा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, क्या लग रहा है आपको कि हर एक चेहरा अपने स्तर पर कैसा काम करेगा वोटरों को आकर्षित करने के लिए? खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि बिहार पहुंचे थे, दानापुर पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने वहां की जनता को संबोधित भी किया। बोलिए। पहले मैं अपना वो कांग्रेस वाला मैं बात पूरा कर लूं। मैं ये नहीं कहा कि कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ रहा है। मैं ये कहा था कि राहुल गांधी जो 15 दिन उन्होंने वहां पे मेहनत किया यात्रा के द्वारा, तो थोड़ा सा उसका जो है एक पब्लिक परसेप्शन में आया था। ऐसा नहीं कि वो आरजेडी से ज्यादा बड़ी पार्टी हो जाएगी। मेरा नहीं ये नहीं, बोलने का लेकिन मतलब यही नहीं। मैंने उनको बोला कि शायद अब थोड़े बहुत जो जनता है वो आकर्षित लेकिन हो रही उसके है, लिए वर्चस्व की तो बात कही नहीं गई। जी बोलिए। लेकिन उसके लिए जो है मोमेंटम कंटिन्यू करना था। राहुल गांधी विदेश चले गए, फिर यहाँ पे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उनका कोई रोल नहीं रहा। तो जब तक वो अपना लीडरशिप नहीं दिखाएंगे तो फिर वो उनका पार्टी और आगे कैसे बढ़ेगा, मेरा ये बोलना था। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर जो है फॉरवर्ड क्लास के जो वोटर्स होता है उसी पे उनका ज्यादा डिपेंडेंट होता है। जिस तरह से जो है जनता दल यूनाइटेड के साथ लास्ट बार विधानसभा में जो भी रणनीति अपनाया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, चाहे उन्होंने जो है चिराग पासवान को अलग से खड़ा कर दिया, और अभी तक भी जो है नीतीश कुमार का नाम पे जो है चीफ मिनिस्टर पे अमित शाह जी नहीं बोल पाए, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं बोल पा रही है कि वो सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता दल यूनाइटेड भी जो है एक भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को कहीं सीख ना दे दे, क्योंकि इतना मजबूत, क्योंकि जब तक जनता दल यूनाइटेड अगर का वोटर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा तब तक उसका 50 से ज्यादा वोट कैंडिडेट जीत ही नहीं पा सकता। बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे और ऐसा एक लग रहा है कि बात जनता आपने- दल यूनाइटेड के कैंडिडेट भी वोटर्स या कैंडिडेट भी चाहेंगे या लीडर भी चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को 50-60 से ज्यादा इसका कैंडिडेट ना जीते, ताकि जो है चीफ मिनिस्टर जो है सीएम नीतीश कुमार ही हट जाए। बिल्कुल सही कहा मनोज कुमार जी। और जाहिर सी बात है, हम तस्वीरें पहले भी देखते हुए आ रहे हैं, और हालांकि ये तो देखना ही होगा कि अगर एनडीए चुनाव जीतती है या फिर महागठबंधन चुनाव जीतती है तो उस समय कैसी तस्वीर होगी विकास की, और एनडीए चुनाव जीतती है तो ये भी देखना होगा कि कहीं इस बार तो नीतीश कुमार अपना पाला नहीं बदलेंगे, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।